हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। अपन वीएससी यानी कि वुमन एम्पावरमेंट जो सब्जेक्ट होता है आपका माइनर, उसकी क्लास ला रहे थे। अपन ने यूनिट 1 2 को कंप्लीट कर लिया। आज यूनिट 3 को देखेंगे अपन। यूनिट 3 है महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे और फिर उनकी चुनौतियाँ। महिला सशक्तिकरण की राह में कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी बाधाएं हैं। इन चुनौतियों को दूर किए बिना महिलाओं को वास्तविक स्वतंत्रता और समानता नहीं मिल सकती। नीचे कुछ प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई है। पहले तो समस्या देखेंगे, फिर उसका समाधान देखेंगे। लैंगिक असमानता और पितृसत्ता। समस्या क्या है? लैंगिक असमानता का अर्थ पुरुषों और महिलाओं के बीच अधिकारों, अवसरों, संसाधनों की असमान उपलब्धता है। पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों का वर्चस्व अधिक होता है, जिससे महिलाओं को निर्णय लेने के अधिकार से वंचित किया जाता है। कई परिवार में बेटा बेटी के बीच भेदभाव किया जाता है, जिससे लड़कियों को शिक्षा और विकास का अवसर कम मिलता है। अब इसका समाधान क्या है? लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। कानूनी और सामाजिक जागरूकता अभियान चलाना, जिससे महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो सकें। महिला आरक्षण और समानता कानून को सख्ती से लागू करना। दूसरा है कार्यस्थल पर भेदभाव और वेतन असमानता। समस्या देख लेते हैं कौन कौन सी है। कार्यस्थल पर महिलाओं को कम वेतन, कम अवसर, पदोन्नति से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को महत्वपूर्ण नेतृत्व पदों पर कम प्रतिनिधित्व मिलता है। गर्भावस्था और मातृत्व अवकाश के कारण कई बार महिलाओं को नौकरियों से बाहर कर दिया जाता है। इन दौरान उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? समान वेतन कानून को सख्ती से लागू किया जाए। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना चाहिए। महिलाओं को नेतृत्व पदों पर प्रोत्साहित करना चाहिए। कार्यस्थल पर उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। महिलाओं के लिए फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और मातृत्व अवकाश को अनिवार्य करना चाहिए। तीसरा है घरेलू हिंसा और यौन शोषण। इससे कौन सी समस्याएं होती हैं? घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, एसिड अटैक और यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। कई महिलाएं संकोच या सामाजिक डर के कारण हिंसा की रिपोर्ट भी नहीं कर पाती। कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थलों और यहाँ तक कि घरों में भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। इन कमज़ोर समझ के कोई भी हाथ उठा सकता है। इसलिए शिक्षा वो साधन है, वो शक्ति है जो आपको आत्मनिर्भर बनाएगी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को प्रभावी रूप से लागू करना। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 1081 1091 को अधिक प्रभावी बनाना। महिला पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। बचाव और पुनर्वास केंद्र स्थापित करना, जहां हिंसा से पीड़ित महिलाओं को मदद मिल सके। फोर्थ है अशिक्षा और बाल विवाह जैसी समस्याओं। कैसी कौन कौन सी समस्याएं इनसे जुड़ी? भारत में आज भी कई क्षेत्रों में लड़कियों को शिक्षा का कम महत्व दिया जाता है। गरीबी और रूढ़िवादी सोच के कारण बाल विवाह जैसी प्रथाएं जारी हैं। बेटी को आर्थिक बोझ मानने की मानसिकता के कारण माता पिता उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जैसी योजनाओं को प्रभावी रूप से बनाना। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को सख्ती से लागू करना और बाल विवाह करने वाले की कड़ी कार्रवाई करना। मिड डे मील और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। अब है निष्कर्ष या कंक्लूजन इस टॉपिक का। महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि लैंगिक भेदभाव, कार्यस्थल पर असमानता, घरेलू हिंसा और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जाए। इसके लिए सरकार, समाज, स्वयं महिलाएं एकजुट होकर काम करना चाहिए। शिक्षा, कानूनी सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक जागरूकता महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब यहाँ से महिला सशक्तिकरण में सहायक संस्थाएं
उनको सशक्तिकरण करने के लिए कौन कौन सी एजेंसियां काम कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी, गैर सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कार्य कर रही हैं। ये संस्थाएं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, शिक्षा, आर्थिक विकास, सुरक्षा और न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहले देख लेते राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत संस्थाएं, यानी पहले राष्ट्रीय स्तर पर देख लेते हैं, फिर राज्य स्तर पर देखें। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्थापना 1992 में हुई थी। उद्देश्य क्या था इसका? महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की निगरानी करना और समाधान करना। मुख्य कार्य क्या क्या थे इसके? महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार की सिफारिश देना, पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने में सहायता करना, महिला हेल्पलाइन 1091 के माध्यम से सहायता प्रदान करना। दूसरा है राज्य महिला आयोग, वो राष्ट्रीय था और ये राज्य महिला आयोग है। स्थापना हर राज्य में अलग अलग वर्षों में हुई है। उद्देश्य क्या है? राज्य स्तर पर महिलाओं से जुड़े मामलों को हल करना, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर शोषण और अन्य सामाजिक समस्याओं से निपटना। मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? महिलाओं की शिकायतों को सुनना, उचित कार्रवाई करना, राज्य सरकार को महिला कल्याण नीतियों पर सुझाव देना। अब है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्थापना 2006 में। उद्देश्य क्या है इसका? महिला और बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को लागू करना, महिलाओं की सुरक्षा, पोषण, शिक्षा को बढ़ावा देना। इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों की शिक्षा और समानता को बढ़ावा देना, महिला हेल्पलाइन 1081, संकटग्रस्त महिलाओं की मदद करना, उज्ज्वला योजना, गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन देना। अब राष्ट्रीय निधि सेवा प्राधिकरण, स्थापना 1995 में। उद्देश्य क्या है इसका? गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विधिक जागरूकता अभियान चलाना। मुख्य कार्य क्या है? घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना जैसी समस्याओं से निपटने में सहायता करना, न्यायालय में महिलाओं के पक्ष में मामलों की परवी करना या अपील करना या दर्ज करना महिलाओं के मामलों को। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, उद्देश्य क्या है? शहरों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, कार्यस्थल पर, सार्वजनिक स्थल पर और ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाना। मुख्य कार्य क्या क्या हो सकते हैं? CCTV कैमरे और पुलिस गश्त को बढ़ाना, यानी पुलिसों की संख्या को बढ़ाना, महिला हेल्पलाइन और शिकायत तंत्र को मजबूत बनाना। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वो राष्ट्रीय स्तर पर हो गई, अब अंतर्राष्ट्रीय पर देखेंगे। यूनाइटेड नेशंस वुमेन, स्थापना 2010 में। उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए देशों का सहयोग करना। कार्य के कौन कौन से हैं? सरकारों और संगठनों को महिला नीति बनाने में मदद करना, ही फॉर सी जैसे अभियान चलाना जिससे पुरुष भी महिलाओं के अधिकारों का समर्थन कर सके। दूसरा है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इसका उद्देश्य क्या है? बालिकाओं की शिक्षा और पोषण में सुधार करना, बाल विवाह शोषण के खिलाफ अभियान चलाना। महत्वपूर्ण अभियान बेटी जिंदाबाद, बाल विवाह रोकने और लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए। अब है वर्ल्ड बैंक, उद्देश्य क्या है? महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहायता और रोजगार योजनाएं शुरू करना, महिला उद्यमियों के लिए लोन, प्रशिक्षण प्रोग्राम उपलब्ध कराना। फोर्थ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उद्देश्य क्या है? कार्यस्थल पर महिलाओं के समान अधिकार सुनिश्चित करना, महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ और सुरक्षित कार्यस्थल नीति को बढ़ावा देना। अब है गैर सरकारी संगठन, राष्ट्रीय देख लिए, अंतर्राष्ट्रीय देख लिए, अब गैर सरकारी मतलब प्राइवेट और स्वयंसेवी संस्थाएं। पहली है सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, स्थापना 1972 में। उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार करने वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, महिलाओं की बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस, बिजनेस ट्रेनिंग देना। न्यायालय, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा, यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं को आश्रय और कानूनी सहायता प्रदान करना। तीसरी है गूंज, उद्देश्य क्या है? गरीब महिलाओं को रोजगार, शिक्षा सुविधा देना, महिलाओं को सैनिटेशन
मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूक करना। फोर्थ है क्राई। उद्देश्य क्या है? महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करना, बाल विवाह बाल श्रम को रोकने के लिए अभियान चलाना। अब निष्कर्ष देख लेते हैं संपूर्ण यूनिट 3 का, यानी क्या पढ़ा, क्या रामायण क्या थी। महिला सशक्तिकरण में विभिन्न सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय, गैर सरकारी संस्थाएं शिक्षा, सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और कानूनी सहायता प्रदान कर रही हैं। इनके प्रयासों से महिलाओं को अधिक अधिकार, आत्मनिर्भरता और समानता हासिल करने में मदद मिल रही है। इन संस्थाओं का सहयोग और समर्थन महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जल्दी से भाई 1K तक पहुंचाओ। और इसकी PDF चाहिए तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ ज्वाइन करना।